हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंजिनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और उसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कुछ ही दिनों पहले एसएससी जेईई का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें हमें देखने को मिला कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर और पोलर कन्वर्जन में, उनको दिक्कतें जाई। दिक्कत कहाँ पे आई? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का हमें इस सेशन के ऊपर एक रिक्वेस्ट है, जो हमने एनालिसिस सेशन लिया था उसके ऊपर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि हमें ये सेशन चाहिए करके। इसलिए हम लोग आज के सेशन में क्विकली इसके कॉन्सेप्ट और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं साथ साथ बताने वाला हूँ कि आपको क्वेश्चंस अगर एग्जामिनेशन में आते हैं, मेनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो पेपर्स रहते हैं उसमें अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कैसे अप्रोच करना होगा। ठीक है, आपने ये देखा होगा रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म्स। ठीक है, इसको कैसे कन्वर्ट करना है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हम लोग सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। मैं बता दूं आपको, इसको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। आपको अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो इस सेशन के बाद आपके सारे इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे पहले तो ज़रूरत जानना होगा। जहाँ पे एसी सिस्टम आया, समझ लो वहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। एसी सिस्टम में हमारे पास क्या रहता है? मेनली इंडक्टर रहता है, हमारे पास क्या रहता है? कैपेसिटर रहता है। ये मेनली कौन से डिवाइसेस है, ये कंपोनेंट्स है, ये है हमारे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट आया तो यहाँ पे हमारा थीटा का इंक्लूजन आ जाता। वहाँ पे हमारे पास में इमेजिनरी टर्म्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इमेजिनरी टर्म्स आए तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत रहती है। यह इसका महत्व है, ध्यान में रखिएगा। काफ़ी सिंपल और क्विकली मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेचुरल नंबर हमारे रहते हैं एन, इमेजिनरी नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ऐसा दिया गया वोल्टेज इज इक्वल टू ए प्लस जे बी, या फिर आपको न्यूमेरिकल्स में ऐसा आता है वी इज इक्वल टू आपके पास है मान लो 3+4i। अब इस 3+4i में ये जो है हमारा 3, दैट मीन्स जो a का वैल्यू है वो है हमारा रियल पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा रियल पार्ट। देखिए, ध्यान से समझाते हुए चलो, काफ़ी हम लोग इजीली हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस सेशन के बाद आपको फिर से इसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसको जो भी आपको डाउट्स रहते हैं वो आपके इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो जे भी है यहाँ पे, ये होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट, जिसको बी आई डी आई जो नॉमेनक्लेचर रहेगा उसके अकॉर्डिंग, दैट मीन्स जो 4i है हमारा इमेजिनरी पार्ट। ये तो हो गया हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर। और अगर आपको पोलर फॉर्म में पूछा गया तो हम लोग आर एट एन एंगल थीटा इस तरीके से लिखते हैं। ये एंगल है और ये है हमारा मैग्नीट्यूड। ये तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा, आपको आने वाले स्लाइड में सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। अभी यहाँ पे जो इमेजिनरी टर्म्स में आता है, देखिए होता क्या है इस प्लेन में। ये अगर मान लो हमारा रेफरेंस प्लेन है वोल्टेज का, ठीक है, एक्स प्लेन में ये हमारा जीरो रेफरेंस प्लेन। ठीक है, अगर हम लोग -1 करते, ठीक है, जे स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज हमारा रोटेशन हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये मान लो हमारा वोल्टेज फेजर था, अगर हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये काउंटर क्लॉकवाइज 180 डिग्री से फेज शिफ्ट हो जाता है। इसका भी सिग्निफिकेंस मैं आपको आने वाले इस पे पार्ट में बताऊंगा। यहाँ तक तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा टर्म रहता है जे, जो हम लोग यूज़ करते हैं ए प्लस जे बी, ठीक है, जो इमेजिनरी टर्म का जे रहता है वो क्या रहता है हमारा √1। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आई से। ठीक है, ये बेसिकली रहता है हमारा आई। बट आपको पता ही होगा करंट को भी हम लोग आई रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको कन्फ्यूजन मिटाने के लिए हम लोग इसको जे टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जे टर्म हम लोग इसमें कॉमनली यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट करके मार्क करके रखे, अगर आई का पावर 1 है तो है हमारा वो सिर्फ आई। ठीक है, i⁻² है, ठीक है, j² है तो हम लोग इसको लिखेंगे -1। ठीक है, i³ है, ठीक है, तो वो आएगा -i। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट करके मार्क करके रखे। देखिए, आई का जो अगर ऑड पावर है तो उसका आई आता है, ठीक है, i³ आता है तो -i। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट मेंशन किया, कुछ आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, i⁻5 आता है तो हमारा आई आता है, i⁻6 आता है तो -1, क्योंकि आपको पता ही होगा j इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, -1, j² विल बी इक्वल टू -1, उसी तरीके से j विल बी इक्वल टू √1। ठीक है, ये तो हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है, ये तो हो गया कुछ इंट्रोडक्शन इससे रिलेटेड। अभी मैं बता दूं हमारे पास में कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या रहता है बेसिकली। ये देखो, हमारे पास एक तो रहता है रियल एक्सिस और एक रहता है हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस। ये जो ए स्टैंड करता है, हमने जो डिफाइन किया था रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ए जो स्टैंड करता है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहता है, और ये जो बी है हमारा ये वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, इस वाई एक्सिस पे हम लोग इसको कह सकते हैं ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। ट्वाइस है आई, 0, -i और -2 है। ठीक है, ये हो गया हमारा 0 यहाँ से। तो एक्स एक्सिस पे हमारा रियल और इमेजिनरी एक्सिस है हमारा
यहाँ पे वर्टिकल वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। अब ये तो बात आपको समझ गई होंगी कि यहाँ पे जे आता है, ठीक है, बी आई या फिर आप लोग ए प्लस जे बी ऐसे लिखते हैं। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है ये जे का, देखिए हमारा ये फेजर है, मान लो ये करंट का हमारा फेजर है आई, ये अगर डिस्प्लेस हो गया है कुछ पर्टिकुलर एंगल से, ठीक है, तो उस केस में हमारे इस इमेजिनरी एक्सिस का ये जो जेग है यहाँ पे वो रोल प्ले करता है, इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे आता है, ठीक है। आपको आने वाले क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन जहाँ पे हमारा ए प्लस बी है, इस तरीके से ये रियल एक्सिस पे है। अगर हमारा एक पर्टिकुलर फेजर कुछ डिस्प्लेस्ड है, ठीक है, ये तो हो गया हमारा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ये 90, ठीक है, 180 हो गया हमारा, 270, ठीक है, 360, इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में। अब यहाँ पे मेनली क्या आता है, सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट है रेक्टेंगुलर कैलकुलेशन। देखिए हम लोग काफ़ी डीप में नहीं जा रहे, इसको अगर डीप में जाना होगा तो काफ़ी सारे मैथमेटिकल टर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं, बट आपको उतनी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। जो एग्जाम ओरिएंटेड जहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं सिर्फ उतना ध्यान में रखें, और मैं आपको उतना ही अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि आपको आगे चल के जो प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम्स में उसको आपको दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो एमसीक्यूज रहते हैं, ठीक है, जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो आपको इतना डिटेल में नहीं पूछते, या फिर आपको ना ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको लिखना रहता, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में मार्क करना रहता, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर रेक्टेंगुलर कैलकुलेशन आता तो उसको हम लोग मेनली एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए ये रेक्टेंगुलर कैलकुलेशन को यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो हम लोग पोलर नंबर्स को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा जो हमारा इस रियल एक्सिस पे जो कंपोनेंट रहता है हम लोग इन फेस कंपोनेंट कहते हैं, और इस वर्टिकल एक्सिस पे रहता है हम लोग उसको क्वाड्रेचर कंपोनेंट हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास अगर ये एक टर्म है ए प्लस बी आई, आप इसको ऐसे ध्यान में रखिएगा ए प्लस जे बी, ठीक है, आई जे सेम ही है, ए प्लस बी आई यहाँ पे लिखना, ठीक है। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अलग है, आपको आपने कभी कैलकुलेटर यूज़ किया होगा, ठीक है, तो उसमें आपको देखा होगा कि आपको यहाँ पे आई कहाँ पे प्लेस करना रहता है करके, ठीक है। ये तो हो गया हमारे मैथमेटिकल टर्म्स। अभी हमारे पास ए प्लस बी आई प्लस सी प्लस डी है, दैट मीन्स 3 प्लस जे 4 का अगर हमें एडिशन करना होगा 5 प्लस जे 6 के साथ में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए प्लस बी आई, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो रियल टर्म्स है, रियल टर्म्स यहाँ पे कौन से होगी ये तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ये हो गया हमारा रियल टर्म्स जिसपे आई लगा रहता है, ठीक है, एडजेसेंट आई लगा रहता है, ठीक है, कोएफिशिएंट आई, ठीक है, वो है हमारा इमेजिनरी टर्म। ये इमेजिनरी टर्म्स को हम लोग सेपरेट कर देंगे, ठीक है। ए प्लस सी का एडिशन कर दिया प्लस बी प्लस डी का हमने एडिशन कर दिया। अगर हम लोग 3 प्लस जे 4 अगर हम लोग लिखते हैं प्लस 5 प्लस जे 6 अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे 3 और ये जो 5 हो गया हमारा, दैट मीन्स 3 प्लस 5 ये हो गया हमारा 8 प्लस इस केस में बी और डी, दैट मीन्स J4 और J6 का हो गया हमारा 10, J4 प्लस J6, यहाँ पे आई कॉमन निकाला है, दैट मीन्स हमने J कॉमन निकाला, ठीक है, 4 प्लस 6 10, दैट मीन्स इसका फाइनल आउटपुट क्या आएगा हमारे पास 8 प्लस J10। ये 8 प्लस J10 जो हमारा इस रेक्टेंगुलर का हमारा एडिशन हो गया, ठीक है। अगर आप ये कोई भी क्वांटिटी रह सकती है, इट में भी इम्पेडेंस, इट में भी करंट, इट में भी वोल्टेज, ओके। उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन करना होगा आपको, तो ए माइनस सी जो रियल पार्ट्स है उसमें से सब्सट्रैक्ट करना, और बी माइनस डी, यहाँ पे बी माइनस डी कर देना आपको। ये हो गया हमारे मैथमेटिकल एडिशन और सब्सट्रैक्शन इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग पोलर फॉर्म को जल्दी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आता है, देखिए मल्टीप्लिकेशन हम लोग इसको प्रेफर नहीं करते इस रेक्टेंगुलर फॉर्म्स को, ध्यान में रखिएगा, इसको जल्दी से आपको कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में आपको मैं आने वाले इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। ए प्लस बी आई मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस डी आई रेक्टेंगुलर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा ए इंटू सी, ठीक है, और बी इंटू डी, ठीक है, प्लस ए इंटू डी बी इंटू सी, ठीक है। ये हो गया हमारे टर्म्स सेपरेट आउट, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का टर्म, ओके। इसको हम लोग मेनली नहीं यूज़ करते। डिवीजन में क्या करता है, ए प्लस बी आई डिवाइडेड बाय सी प्लस डी आई करना होगा, तो आपको यहाँ पे रैशनलाइज करना रहता है। इस रैशनलाइजेशन में आपको ये फाइनल इक्वेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। आपको ए प्लस बी आई सी प्लस डी आई इसको रैशनलाइज करके आपको जो इक्वेशन मिलता है ये आप यहाँ पे डिवीजन के टाइम में परफॉर्म करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग सिंपली पोलर के फॉर्म में डिवीजन हम लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। ये तो क्या हमारा रेक्टेंगुलर। अभी ये इंपॉर्टेंट है पोलर कैलकुलेशन, ठीक है। सिंपली अगर हमारे पास में मैग्नीट्यूड है एक करंट का जो कि हमारा ए प्लस जे बी, ठीक है, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, ठीक है, एक करंट का। तो ये जो रेडार रहता है जिसको हम लोग कहते हैं रेडियस आर, ठीक है,
ठीक है, इस फॉर्म में, इस पोलर फॉर्म में, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा हमारा r विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए काफ़ी छोटी चीज़ें मैं आपको काफ़ी बेसिक से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, समझ गया। मैग्नीट्यूड जो हो गया दैट मीन्स करंट का जो मैग्नीट्यूड है 3+j4 का, इसका जो मैग्नीट्यूड है I विल बी इक्वल्स टू, ये हम लोग निकाल पाएंगे अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और इसका एंगल अगर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, I अगर हमारे पास है a प्लस जे बी, मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ कि आप समझ में आ सकते हो, b बाय ए, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ b बाय एंगल कितना आएगा थीटा, जो हम लोग लिखते हैं इसको अगर हमें इस फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है, I एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री, तो I का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा का वैल्यू आएगा tan इनवर्स ऑफ b बाय ए। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और अगर यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, देखिए आर जो हो गया हमारा ये मैग्नीट्यूड हो गया, आपको धीरे धीरे समझ, देखिए अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो चिंता मत करिएगा, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको गारंटी करता हूँ आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये हम लोग सिर्फ मैथमेटिकल टर्म्स और इसके बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं। देखिए पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको फाई लिखा है, आप रिप्रेजेंटेशन आप समझ जाना, ठीक है। ये तो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। ये आता है हमारे पास पोलर कैलकुलेशन में, अगर हमारे पास देखिए जो हमने रेक्टेंगुलर का फॉर्म देखा हमने, टू हमें पोलर कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैग्नीट्यूड आता है और थीटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ b बाय ए, और मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हमारे पास में दो एग्जाम्पल ले लिए, दो इंपिडेंसेस है हमारे पास में Z1 और Z2, ठीक है, A1 प्लस JB1, A2 प्लस JB2। हमारे पास अगर एडिशन के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा तो आपको सिंपल है, देखिए यहाँ पे ये जो चार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। हमारे पास में जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा, ये A1 प्लस A2 का एडिशन, ठीक है, A1 प्लस A2 का एडिशन, प्लस यहाँ पे B1 प्लस B2 का जो इमेजिनरी पार्ट है B1 प्लस B2 का एडिशन, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, यही आ गया, हमने फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे दो टर्म्स है इसलिए हमने क्या कर दिया, अंडर रूट ऑफ a प्लस बी, दैट मीन्स ये इमेजिनरी रियल पार्ट a और इमेजिनरी पार्ट b, इसको हमने एडिशन कर दिया। इसी तरीके से थीटा निकालना होगा, एंगल निकालना होगा हमें कितने से डिस्प्लेस है, ठीक है, तो वो है हमारा tan इनवर्स ऑफ b1, जो हमारे पास यूज़ करते हैं हम लोग b और बाय a, ठीक है। सिंपली b में हम क्या लिख रहे हैं, ये है हमारा b, ठीक है, अपॉन a। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। सिमिलरली इसी तरीके से पोलर कैलकुलेशन में जो हमारा सब्सट्रैक्शन आता है, ये तो हमने एडिशन कर दिया। देखिए हम लोग इसको एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए प्रिफर नहीं करते, इस पोलर के लिए इसको हम लोग डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड क्या आएंगे, सिमिलरली a1 माइनस a2 स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स ऑफ, और एंगल कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ b1 माइनस b2 a1 माइनस a2, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास में एंगल। आप इसी फॉर्मूलास को ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है मैग्नीट्यूड और एंगल का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस्ट SSC JEE में क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ वोल्टेज गिवन था, आपको करंट गिवन था, आपको इम्पिडेंस निकालना था, और ये वैल्यूज़ कौन से इसमें थी, ये सिर्फ डायरेक्टली आपको पोलर में ही गिवन थी, ठीक है। अगर आपको ये पोलर कैलकुलेशन आए रहते, ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसको अटेम्प्ट भी किया, ठीक है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो उनको दिक्कत जाएंगे, तो अभी समझ जाइएगा कि इस तरीके से अगर आपको डिवीजन करना होगा, इंपेडेंस निकालने के लिए हम लोग वोल्टेज बाय करंट करते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे थीटा का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दो हमारे पास में इंपेडेंसेस है जिसके हमारे पास पोलर में वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं Z1 है हमारे पास 30 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, और Z2 है मान लो कोई भी आर्बिट्री वैल्यूज़, ओके। मल्टीप्लिकेशन करते के टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, Z1 एट एन एंगल ऑफ थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 एट एन एंगल ऑफ थीटा 2। इसके लिए सिंपल है, Z1 और Z2 का जो है मल्टीप्लिकेशन कर देना एट एन एंगल ऑफ इस थीटा का आपको एडिशन करना रहता है, थीटा का एडिशन कर देना, सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन के टाइम, डिवीजन के टाइम क्या करना पड़ेगा, डिवीजन कर देना पड़ेगा आपको, और इस थीटा में इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है सो दैट आप भूलो नहीं इससे। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। डिवीजन आया तो जो थीटा है आपका, इस थीटा का वैल्यू आपको माइनस करना पड़ता है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इर्रिस्पेक्टिव ऑफ माइनस। अगर यहाँ पे वैल्यूज निगेटिव भी आती है, ठीक है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 के करने के बाद यहाँ पे 30 डिग्री पे आता है, तो ध्यान में रखिएगा वो क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, वो फेजर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये आप उसको समझ लेना, ठीक है। आई होप आपको ये पोलर कैलकुलेशन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझ में आ गया। एक बार रिकॉल करा देता हूँ सारी चीज़ें, देखिए, ठीक है। ये हो गया हमारा इमेजिनरी और रियल एक्सिस।
एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कुछ नहीं करना पड़ता रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जो रियल पार्ट्स है, ठीक है, ए प्लस सी इनका एडिशन कर देना, जो इमेजिनरी पार्ट है इसका अलग से एडिशन कर देना, ठीक है। सिमिलरली आपका सब्सट्रैक्शन के टाइम पे, ठीक है, ये आपको पोलर फॉर्मूला हम लोग कॉमनली यूज़ नहीं करते, बट यहाँ पे मैंने मेंशन करा दिया, ठीक है। पोलर कैलकुलेशन में हमारे पास मैग्नीट्यूड निकालना होगा, रेक्टेंगुलर टू पोलर, तो उसमें आर का वैल्यू कैसे निकालना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ ए प्लस जे, बी का जो रहता है ए का टर्म और बी का टर्म का स्क्वायर, और थीटा का टाइम बी बाय ए है, ध्यान में रखिएगा, बी बाय ए आप इसको यहाँ पे इससे एंगल निकाल सकते हैं। अभी हमने इसका डिवीजन देख लिया और अभी ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसके पहले भी मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। देखिए इसमें एक कुछ टर्म्स आते हैं जो कि कॉन्जुगेट करके आते हैं, ठीक है। ये सारे भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। हम लोग यहाँ पे कॉन्जुगेट करके लिख लेते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ वन नंबर्स करके। देखिए कॉन्जुगेट का टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार हमने पूछा गया था, आपने कभी कभी देखा होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टार मार्क करके रहता है, ठीक है, जेड स्टार, ठीक है। ये क्या रहता है हमारा एस्ट्रिक्स बोलते हैं हम लोग को, तो एस्ट्रिक्स हम लोग इसको बोलते थे। ये क्या है, हम लोग इसको किस लिए मार्क करते हैं, इसको कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट करना मतलब क्या होता है, ठीक है। जो हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में अगर वो कॉन्जुगेट है तो दैट मीन्स वो डिफर कर रहे हैं हमारे सिर्फ उनके साइन ऑफ क्वाड्रेचर कंपोनेंट। जो क्वाड्रेचर कंपोनेंट रहता है मैंने आपको बताया था, देखिए हमारे पास ऐसा वैल्यूज़ है, ठीक है। ये तो मिट गया आई गेस, ठीक है। हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमारे पास है लाइक 3 + J4, ठीक है। तो ये जो होगा इसका क्वाड्रेचर कंपोनेंट J4। अगर आपको इसका Z का वैल्यू है 3 + J4, अगर इसका Z कॉन्जुगेट निकालना होगा तो क्या करेंगे, 3 - J4, ठीक है। सिमिलरली आपको इसी तरीके से अगर हमारे पास ये तो हो गया हमारा रेक्टेंगुलर, अगर पोलर में वैल्यूज गिवन है 10 एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 एट एन एंगल ऑफ -30 डिग्री। ये कॉन्जुगेट हो गया, काफ़ी सिंपल है। इस पे जो मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट नहीं आता, अब इसका जो क्वाड्रेचर कंपोनेंट रहता है, ठीक है, उसी के ऊपर यहाँ पे फर्क आता है। अब यहाँ पे जो सम करेंगे दो कॉन्जुगेट की, ठीक है, Z + Z कॉन्जुगेट अगर हम लोग सब ये करते हैं, Z का वैल्यू मान लो यहाँ पे लिख लेते हैं A + JB, ठीक है। तो हमें Z + Z कॉन्जुगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो वैल्यू आता है वो आता है डायरेक्टली ट्वाइस है, समझ लेना, लिख लेना। अगर हम लोग सम करते हैं इसी तरीके से Z - Z कॉन्जुगेट हम लोग करते हैं तो उसका क्या आता है, J ऑफ ट्वाइस B, ठीक है। इसका जो सब्सट्रैक्शन आता है वो हमारा रिजल्ट करता है क्वाड्रेचर कंपोनेंट में, ये रिजल्ट करता है हमारे पास क्वाड्रेचर कंपोनेंट में। एडिशन करते हैं तो हमारे पास में फेस कंपोनेंट आता है, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जब दो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, दो फेजर्स Z × Z कॉन्जुगेट, तो इस केस में हमारे पास में A² + B² आता है, ठीक है। ये थे हमारे कॉन्जुगेट का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको समझा देता हूँ, सो दैट आपको जो हम अभी तक के हमने पढ़ा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास में 3 + J3 को रिप्रेजेंट करना है हमारे पास पोलर फॉर्म में। अब 3 + J3 हमारे कौन से फॉर्म में, ये हमारे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये हमारा रियल और ये हमारा इमेजिनरी टर्म्स, ठीक है। तो आपको पता होगा पोलर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है मैग्नीट्यूड के साथ और उसके एंगल के साथ। तो मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए R विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √A² + B², 3² + 3², ठीक है, √9, ठीक है, +9, ठीक है। दैट मीन्स √2 × 9 ऐसा लिख सकते हैं। तो √9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 √2, ये तो आ गया हमारा मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब एट एन एंगल ऑफ, ये जो डिग्री में आएगा ये हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया, थीटा हमें निकालना पड़ेगा tan इनवर्स ऑफ क्या, B/A, यहाँ पे B कितना है 3 और A भी हमारा 3 है, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ 3/3 विल बी 1, तो tan इनवर्स ऑफ 1 विल बी 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 डिग्री इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखिए हमारे जो सेशंस आएंगे अपकमिंग सेशंस, जो एमसीक्यू के सेशंस हमारे रेगुलर रहते हैं, उसमें मैं सारे इसके प्रॉब्लम जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स रहते हैं वो भी हम लोग कवर करा देंगे। आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर हमारे पास में करंट है 6 + J8, ठीक है, जो कि फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो हमारे पास में मैग्नीट्यूड पूछा गया है इस करंट का, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, R, वो होता है हमारा √A² + B², ठीक है। 6² + 8², 6² मतलब कितना था 36 + 8² 64 विल बी इक्वल टू √100, ठीक है, √100। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी विच इज 10, यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट मीन्स 36 प्लस यहाँ पे 64 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 64, और अंडर रूट ऑफ 100 विल बी 10 एम्पियर्स। 10 एम्पियर्स इसका इसमें से सर्किट में से करंट फ्लो रहा। ये हो गया हमारी रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। हमें मैग्नीट्यूड पूछा गया तो हमारे आर एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड आर, यही तो हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्जुगेट ऑफ -5 प्लस J6 इज। मैंने आपको काफ़ी पहले ही बता दिया था, अभी थोड़ी देर पहले। कॉन्जुगेट निकालना होगा तो हमारे जो क्वाड्रेचर कंपोनेंट रहता है इमेजिनरी टर्म्स, वही हमारा माइनस हो जाता है, ठीक है, रिवर्स हो जाता है। तो इस केस में -5 माइनस J6 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए। ध्यान में रखिएगा, इस -5 पे ये इफेक्ट नहीं आना, इसको प्लस मत कर देना, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोलर फॉर्म में अगर हमें कंजुगेट करना होगा तो क्वाड्रेचर कंपोनेंट एक्सिस में इसका जो डिग्री एंगल्स है, ठीक है, उसी में आपका हमारा कंजुगेट होगा इसका, ठीक है। तो हम लोग इसको 20 एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्री हमारा ये कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो है हमारा बी इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एडिशन ऑफ द 2 कॉन्जुगेट नंबर गिव्स। 2 कॉन्जुगेट नंबर्स का एडिशन में हमें क्या रिजल्ट कराता है, वो हमें देता है इन फेज कंपोनेंट। हमने पहले ही बता दिया a प्लस जे बी, ठीक है, और इसका कॉन्जुगेट हमने निकाल लिया तो इसका हमें इन फेज ही कंपोनेंट मिलता है, ठीक है। ट्वाइस ऑफ ए हमने इसके पहले भी देख लिया। अगर हमारे पास में सब्सट्रैक्शन है तो हमें उस केस में क्वाड्रेचर कंपोनेंट मिलता है। तो अगर हम लोग 2 कॉन्जुगेट नंबर्स का सब्सट्रैक्शन करते तो हमें क्वाड्रेचर कंपोनेंट मिलता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है। अगर हमारे पास में अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इम्पेडेंस है इस सर्किट का जो है 60 एट एन एंगल ऑफ -30 डिग्री ओम्स। तो इस केस में सर्किट कौन से टाइप का रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। अब इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर आपके पास इंडक्टर है तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे पास में करंट लैग करता है, करंट या वोल्टेज लीड करता है बाय 90 डिग्री। प्योर इंडक्टर की बात अगर हम लोग कर लेते तो, ठीक है। इसी केस में अगर हमारे पास में कैपेसिटर आता है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो करंट है वो लीड करता है, करंट लीड करता है वोल्टेज को, ठीक है। लीड करना दैट मीन्स इस डायरेक्शन में हम लोग रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये इस तरीके से अगर घूम रहा होगा, ठीक है, तो हमारा वोल्टेज तो लीड कर रहा है करंट को, ठीक है। और इस केस में जो कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटर और इंडक्टर में, इसमें हमारा ये लीड कर रहा है करंट। तो इस केस में होता क्या है, जो इम्पिडेंस रहता है इसी सर्किट में, अगर हमारे पास में ये मैग्नीट्यूड माइनस में गिवन है तो हमारा ये सर्किट रहता है हमारा कैपेसिटिव सर्किट। अगर ये हमारा वैल्यू जो है वो प्लस में गिवन रहता है तो हमारा 60 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ओम्स इसका करेक्ट आंसर है। 30 डिग्री ओम्स तो ये हमारा इंडक्टिव सर्किट रहता है। आई होप आपको समझ में आएगा। ये हमारा हो गया पोलर फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब इस केस में हमें क्वेश्चन पूछा गया एसी सर्किट में हमारे पास में ये वैल्यूज़ है तो इसका रेक्टेंगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा। एसी सर्किट में हमारे पास में रेजिस्टेंस गिवन है और ये रिएक्टेंस गिवन है, बट ये रिएक्टेंस कौन सा गिवन है, इसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दैट मीन्स वो माइनस होगा, ठीक है। उस केस में हमारा करंट लीड कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो वैल्यू आएगा ए प्लस जे बी के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे इसको। तो हमारा इस फॉर्म में जो इम्पिडेंस आता है जेड, तो ए जो रहता है हमारा आर रहता है प्लस माइनस जे एक्स रहता है। देखिए प्लस कब रहता है अगर हमारा सर्किट इंडक्टिव है, तो माइनस कब रहता है हमारा सर्किट कैपेसिटिव है, तो ठीक है। तो जेड विल बी इक्वल्स टू आर दैट प्लस माइनस आ जाएगा हमारा जे एक्स सी, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना है 5 ओम्स है माइनस, ठीक है, जे एक्स सी का वैल्यू कितना है 4 ओम्स, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखिए बेसिक्स क्लियर करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी फोकस को ध्यान में, उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने ये सेशन आपके लिए प्रेजेंट किया, ठीक है। आने वाले सेशन में हम लोग काफ़ी इसके न्यूमेरिकल जो डिफरेंट वो कवर कराए, लेकिन ये बेसिक समझना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द वोल्टेज एंड द करंट इन AC series circuit are 230 at an angle of 0 degree and 23 at an angle of 30 degree respectively amperes respectively. The circuit will be सिंपल है। AC सर्किट में हमारे पास एक वोल्टेज है, ठीक है, ओके, और यहाँ पे हमारा पास इम्पिडेंस है मान लो, ठीक है। ये हमारा वोल्टेज है AC सर्किट में, AC सीरीज सर्किट में, और ये हमारा करंट जा रहा है इसमें से। करंट कितना जा रहा है 23 at an angle of 30 डिग्री, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है हमारा 230 at an angle of 0 डिग्री, ठीक है। ये इम्पिडेंस हमें नहीं पता कौन सा है करके, तो अभी हमने पता कर लिया कि थोड़ी देर पहले कि हमारे पास होगा इसका वैल्यू, ठीक है, Z इक्वल्स टू
4 एट एन एंगल ऑफ माइनस में अगर हमारा डिग्रीज में वैल्यू आता है थीटा का तो हमारा कैपेसिटिव रहता है करके, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए हमें इंपेडेंस पता करना होगा कि इंपेडेंस इस सर्किट का कैसा है। इंपेडेंस को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट करेंगे। वोल्टेज कितना है 230 एट एन एंगल ऑफ, देखिए ध्यान से समझते हुए चलेगा 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा आ गया, यहाँ पे 0 चाहिए था, ठीक है 0 डिग्री। इसलिए हमने इस बेसिक से क्वेश्चंस को आपको लिया कि सो दैट आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके पहले, ठीक है। 23 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब ये तो हो गया पोलर का, मैंने आपको बताया था पोलर की कैलकुलेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा वोल्टेज, ये हो गया हमारा करंट। मैंने आपको बताया कि यहाँ से हमारा इंपेडेंस आएगा। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था पोलर में हमें डिवीजन करना होगा तो आप सिंपली डिवाइड कर दिया, 23 मल्टीप्लाइड बाय 10 विल बी 230, तो 10 एट एन एंगल ऑफ, इसमें क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री माइनस 30 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा इसका फाइनल आउटपुट वैल्यू क्या आ जाएगा 10 एट एंगल ऑफ माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पे माइनस टर्म आया तो ये हमें पता चल गया कि ये हमारा कैपेसिटिव सर्किट है। यहाँ पे जो भी इंपेडेंसेस कनेक्टेड है ये हमारा कैपेसिटिव टाइप का इंपेडेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द इफेक्टिव इम्पेडेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क शोन बिलो। इसका इफेक्टिव इम्पेडेंस कितना होने वाला है इस सर्किट के अंदर, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो वोल्टेज गिवन है वो हमारा E इज इक्वल टू 15 साइन ऑफ 400t वोल्ट, ठीक है। 15 साइन ऑफ 400t। अब ये 400t जो आता है हमारा वैल्यू होता है ओमेगा, जिसको हम लोग कहते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी, जिसको हम लोग लिखते हैं ट्वाइस पाई एफ में, ठीक है। 15 हो गया इसका वैल्यू, साइन ऑफ इसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी। हमारे पास में इस इंडक्टर का वैल्यू गिवन है 0.3 हेनरी और यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है। इसका इफेक्टिव इंपेडेंस निकालने के लिए हमारे पास में एक्सएल का वैल्यू लगेगा, जो क्या आता है हमारे पास में 2 पाई एफ एल, और बट यहाँ पे 2 पाई एफ एल का वैल्यू मतलब हमारे पास कौन सा गिवन है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा का वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास में 400, देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट करके रख देता हूँ इस इक्वेशन में, ठीक है। 400 का वैल्यू है, 400 मल्टीप्लाइड बाय इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है 0.3, तो हमारा आ जाएगा 120 ओम्स हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है। दैट मीन्स इस इंडक्टर के द्वारा किया गया जो रिएक्टेंस प्रोड्यूस हुआ इस सर्किट के, जो हमारा एक्सेल आता है 120 ओम्स का, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारे पास वैल्यू की बने तो हम लोग इंपेडेंस कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। Z विल बी इक्वल्स टू, सिंपल है, Z विल बी इक्वल्स टू जो हमारा R प्लस JXL, R का वैल्यू कितना है 90 प्लस J 120 ओम्स, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफ़ी इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट था ये, रेक्टेंगुलर और पोलर कन्वर्जन के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत जाती है, बेसिक कैलकुलेशन में ही दिक्कत जाती है। तो आपको सर्किट का इसका करंट भी कैलकुलेट करता आना, तो उससे आपका कोई मार्क्स सिक्योर नहीं होने वाला। इसलिए आपके जो बेसिक्स है वो आपको क्लियर करने होंगे, और 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको SSC JEE में आपको देखने को मिले थे। यहाँ पे सिंपल क्या था, एक क्वेश्चन हमें याद आ रहा है, दो इंपेडेंस हमारे पास में वोल्टेज और करंट गिवन था, ठीक है। वोल्टेज का वैल्यू गिवन था और सिमिलरली इस तरीके से जो करंट का वैल्यू किया था, और वो भी पोलर फॉर्म में डायरेक्टली। आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना था, सीधा सीधा डिवाइड करना था। जैसे मान लो 230 डिवाइडेड बाय 10 है, ठीक है। तो एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री और एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो इसका सिंपल था 23 एट एन एंगल ऑफ, ये देखिए -30 है या फिर +30 है, तो यहाँ पे ऊपर जाके क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में -30। ये एंगल अगर आपने देख लिया रहता तो उसका आपका आंसर विदाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ये आपका आ गया रहता। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी आपको अच्छी तरीके से समझ लेना। कुछ ही दिनों पहले जो हमारे इंस्टाग्राम का जो पेज है Coachify_official, तो वहाँ पे मैंने एक फेजर अलजेब्रा का ये जो इक्वेशन है, ये जो पार्ट है, ये ऑलरेडी मैंने जो पोस्ट है अपलोड करा दिया, और सिमिलरली हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ये मैंने बता दिया। अगर आपको रेफर करना होगा क्विकली इसके फॉर्मूलाज को याद करने के लिए, तो आप इस पेज को फॉलो करिएगा, Coachify_official इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को, तो वहाँ पे आपको ये पोस्ट मिल जाएगा, सो दैट आपको उसको ईजिली कवर कर सको, ठीक है। सो आशा करता हूँ गाइस आज को आपका सेशन समझ में आएगा। हमारे नए चैनल Coachify और हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे लिंक्स गिवन है, और अब हमारे जो रिसेंट सेशन है यहाँ पे आप क्लिक करके इसको जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। सो गाइस फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।